आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना? एक जगह पर लिया गया फैसला हजारों मील दूर किसी की जिंदगी बदल सकता है। पर ये सब शुरू कब और कैसे हुआ? चलिए जरा पीछे चलते हैं, 19वीं सदी के उस दौर में जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा से सफर नहीं करते थे। बिल्कुल करते थे। हजारों सालों से व्यापारी, तीर्थयात्री, ज्ञान की तलाश में लोग दूर दूर तक जाते थे। गोवा के इस मंदिर की नक्काशी जैसे सबूत हमें बताते हैं कि सदियों से समुद्री रास्ते लोगों को जोड़ते आए हैं। लेकिन एक फर्क था। ये रिश्ते उतने गहरे, उतने तेज और पूरी दुनिया में फैले हुए नहीं थे जितने आज हैं। तो फिर सवाल यही है कि 19वीं सदी में आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का नक्शा ही बदल गया? कैसे बस कुछ ही दशकों के अंदर एक बिल्कुल नई, कॉम्प्लेक्स और हाँ, अक्सर एक क्रूर ग्लोबल इकोनॉमी ने जन्म ले लिया? अच्छा, इस जबरदस्त बदलाव को समझने के लिए ना अर्थशास्त्री 3 प्रवाहों या फ्लोज की बात करते हैं। पहला है व्यापार का प्रवाह, यानी चीजों का एक देश से दूसरे देश जाना। दूसरा श्रम का प्रवाह, मतलब लोगों का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। और तीसरा पूंजी का प्रवाह, यानी इन्वेस्टमेंट या पैसा। जब ये 3 धाराएं आपस में मिली तो इन्होंने मिलकर एक नई ही दुनिया बना दी। तो चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं व्यापार के फ्लो को। देखते हैं कि कैसे सिर्फ अनाज और कपास जैसी आम चीजों के व्यापार ने देशों की तकदीर और करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रिटेन के कॉर्न लॉज। ये एक सीधा साधा कानून था, बाहर से सस्ता अनाज देश में नहीं आएगा ताकि हमारे अपने किसानों को नुकसान ना हो। पर शहर बढ़ रहे थे, फैक्ट्रियों को मजदूर चाहिए थे और उन सबको चाहिए था सस्ता खाना। तो जबरदस्त दबाव बना और सरकार को ये कानून हटाने पड़े। नतीजा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सस्ते अनाज की जैसे बाढ़ आ गई ब्रिटेन के बाजारों में। सोचिए, एक देश का एक कानून और उसका असर पूरी दुनिया की खेती पर पड़ा। और कपास की कहानी तो इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक है। 19वीं सदी से पहले पूरी दुनिया में भारत के बनी सूती कपड़ों का डंका बजता था। लेकिन सदी खत्म होते होते खेल पूरा पलट गया। अब ब्रिटेन की मिलों का बना कपड़ा भारतीय बाजारों में भरा पड़ा था और भारत, वो बस उन्हीं मिलों के लिए कच्चा कपास भेज रहा था। ट्रेड का ये जो पूरा उलटफेर है ना, ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की असलियत को साफ साफ दिखाता है, जहां कुछ देश सिर्फ कच्चे माल के सप्लायर बनकर रह गए। अच्छा, तो चीजें तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही रही थीं, पर उनके साथ साथ लोग भी जा रहे थे। और यही है हमारा दूसरा फ्लो, लेबर यानी श्रम। लेकिन ये कहानी सिर्फ अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी की नहीं है। इसके पीछे महामारी, मजबूरी और शोषण की भी एक स्याह हकीकत छुपी है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुन ले, 50 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ लोग। 19वीं सदी में इतने लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था, जिसने इन महाद्वीपों का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। पर यह कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अफ्रीका चलते हैं। वहां यूरोप की ताकतें पहुंची खनिजों की तलाश में, सोना, हीरे। और इन खदानों और बागानों के लिए चाहिए थे मजदूर, बहुत सारे मजदूर। लेकिन एक दिक्कत थी, अफ्रीका के लोग तो अपनी जमीन और अपने मवेशियों के साथ आत्मनिर्भर थे। उन्हें भला किसी और के लिए मजदूरी करने की जरूरत ही क्या थी? और ठीक तभी एक ऐसी तबाही आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसका नाम था रिंडरपेस्ट। ये मवेशियों में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी थी। और ये अफ्रीका पहुंची कैसे? ब्रिटिश एशिया से लाए गए इन्फेक्टेड जानवरों के साथ। इसका असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा लगाइए। अफ्रीका के लगभग 90% मवेशी, 90%, इस महामारी में मारे गए। एक ऐसा समाज जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था और जीने का तरीका ही जानवरों पर टिका हो, उनके लिए तो ये कयामत से कम नहीं था। अब जब रोजी रोटी का इकलौता जरिया ही खत्म हो गया, तो लोगों के पास क्या चारा बचा? उन्हें मजबूरन उन्हीं खदानों और बागानों में दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी। मतलब जो काम यूरोप की ताकतें जोर जबरदस्ती से नहीं कर पा रही थी, वो एक बीमारी ने कर दिखाया। उन्होंने अफ्रीका के पूरे लेबर मार्केट पर कब्जा कर लिया। लेबर के इसी फ्लो का एक और काला अध्याय थे गिरमिटिया मजदूर। ये असल में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत भारत से लाखों मजदूरों को कैरेबियन द्वीप, मॉरिशस और फिजी जैसी दूर दराज जगहों पर काम करने के लिए ले जाया गया। कहने को ये एक एग्रीमेंट था, पर शर्तें इतनी कठोर थीं कि ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही बन गई थी।
तो हमारे पास ट्रेड है, लेबर है, पर इस पूरी ग्लोबल मशीन को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए था, वो कहाँ से आया? वो था हमारा तीसरा और आखिरी फ्लो, कैपिटल, यानी पैसा। और इसी पैसे ने इस पूरे सिस्टम को आपस में जोड़ा। और इसी की कहानी में साम्राज्य और अफीम जैसे काले सच भी छुपे हैं। लंदन का जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस था ना, ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी। ये समझिए कि ब्रिटेन की ग्लोबल फाइनेंशियल पावर का कंट्रोल रूम था। दुनिया में कहाँ रेलवे बनेंगी, कहाँ बागान लगेंगे, कहाँ खदानें खुदेंगी, सारे फैसले यहीं से होते थे। और यही फैसले ये तय करते थे कि कौन सा देश अमीर बनेगा और कौन सिर्फ एक रिसोर्स बनकर रह जाएगा। तो ब्रिटेन का पैसा पूरी दुनिया में एक कॉम्प्लेक्स जाल बुन रहा था। लेकिन इस जाल का एक हिस्सा बेहद बदनाम है, और वो हमें दिखाता है कि ये नया सिस्टम कितना बेरहम हो सकता था। इसे कहते हैं ब्रिटेन, भारत, चीन का व्यापारिक त्रिकोण। समझिए ये काम कैसे करता था। ब्रिटेन चीन से खूब सारी चाय और रेशम खरीदता था, पर चीन को बदले में कुछ बेच नहीं पाता था। तो ब्रिटेन को हो रहा था भारी घाटा। इस घाटे को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में अफीम उगवाई और उसे जबरदस्ती चीन को बेच दिया। अफीम बेचकर जो पैसा आया, उसी पैसे से वे चीन का माल खरीदते थे। तो हुआ क्या, एक पूरे देश को नशे की लत लगाकर 3 महाद्वीपों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ दिया गया। तो ये थे वो 3 प्रवाह, व्यापार, श्रम और पूंजी। और इन तीनों ने मिलकर एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया। एक ऐसी दुनिया जो पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी, पर साथ ही कहीं ज्यादा असमान भी थी। तो आखिर इस सदी की विरासत क्या है? एक तरफ वो पुराने जमाने का धीमा, छोटा मोटा व्यापार, और दूसरी तरफ ये 19वीं सदी का तेज, कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल नेटवर्क। जो बदलाव आया, उसकी रफ्तार और उसका पैमाना दोनों ही जबरदस्त थे। दुनिया सच में हमेशा के लिए बदल चुकी थी। आसान शब्दों में कहें तो आज की जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है ना, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, उसका ढांचा 19वीं सदी में ही तैयार हो गया था। आज जो हम कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस की, और हाँ, दुनिया में जो अमीरी और गरीबी का बंटवारा दिखता है, इन सब की जड़ें उसी दौर में हैं। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। 19वीं सदी में बने ये रिश्ते, ताकत के ये समीकरण और अर्थव्यवस्था का ये ढांचा आज 21वीं सदी में हमारी दुनिया को, हमारे समाज को और हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इस पर सोचिएगा।